नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग देखने में छोटा सा शब्द है और जो कक्षाओं में हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में हमारे दिमाग में जो एक सोच है, वो सोच क्या है? वो एक कॉमन सोच है, साधारण सी सोच है, और वो ये है कि जो किसी शब्द के पहले लगे वो शब्दांश उपसर्ग है, और सही भी है। लेकिन इस शब्द में बहुत बड़ी दुनिया छुपी हुई है जिसके बारे में शायद हम जानते नहीं हैं, या हो सकता है जानते हों लेकिन कुछ बातों को भूल चुके हों। आज हम उन्हीं बातों को दोबारा रिपीट करते हैं, दोहरान करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग, जो कि यौगिक शब्द है। उपसर्ग, उप का मतलब होता है पास आना, उप का मतलब पास आना, और सर्ग मतलब होता है नई रचना होना, नई सृष्टि होना। मतलब दो शब्दों के पास आने से जो कुछ नया बनेगा वो उपसर्ग है। अब दो शब्द पास में आएंगे, सबसे पहली बात तो आप ये सुधार दें, एक शब्दांश होगा। क्या होगा? एक शब्दांश, मतलब शब्द का अंश। और शब्दांश कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किताब में कहीं भी आप किसी शब्दांश को अकेला नहीं देख सकते, वो किसी शब्द के साथ ही मिलकर के आ सकता है। तो शब्दांश प्लस शब्द, इन दोनों के योग से मिलने से जो नया शब्द बनेगा, जो नई विशेषता होगी, वो है उपसर्ग से बना हुआ शब्द। जैसे मान लीजिए आपने एक शब्द लिया परिचित, ये एक शब्द है और आपने इसके पहले अ लगा दिया और ये बन गया आपका, क्या बनेगा? ये बनेगा अपरिचित। अब आप ये देखिए कि जो अ है इसको हम कहीं भी स्वतंत्र रूप से किताब में नहीं पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं और ये शब्द के साथ लगता है। तो ये तो हो गया मूल शब्द और ये हो गया इसका शब्दांश, जिसको हम बोलते हैं उपसर्ग। तो शब्दांश क्या हुआ? अ। शब्द क्या है? परिचित। नया शब्द क्या बना? अपरिचित। परिचित मतलब जानकार, अपरिचित मतलब जिसको हम जानते नहीं हैं। तो एक और बात तय हो गई कि शब्दांश और शब्द के मिलने से जो नया शब्द बनेगा वो या तो क्या होगा? विलोम शब्द होगा, या फिर क्या हो सकता है? कोई नया शब्द हो सकता है, और वो किसी का समानार्थी भी हो सकता है। अब हम बात करें शब्दांश और शब्द की बात कर ली, तो इसकी परिभाषा हमारे सामने स्पष्ट हो गई। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या उसके आगे जुड़कर जो नए शब्द का निर्माण करते हैं, जो नया शब्द बनता है, उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। अब बात आती है कि उपसर्ग, अब तक हम क्या करते आए हैं? एक उपसर्ग लिया और इससे दो शब्द बनाइए, या फिर ये शब्द आपको दे दिया है, इसमें से उपसर्ग अलग कीजिए। आज हम बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग के जो भेद हैं। उपसर्ग के जो कुल भेद है वो 3 हैं। कितने हैं? ये प्रश्न हो गया। उपसर्ग के भेद कितने? 3। कितने? 3। याद हो गया? 1 2 3। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1, संस्कृत के उपसर्ग। किसके उपसर्ग? संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा, हिंदी के उपसर्ग। किसके उपसर्ग? हिंदी के उपसर्ग। और तीसरा, अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग।
आपको आज दिन तक पता नहीं होगा कि इनकी संख्या कितनी कितनी होती है। कुछ बच्चों को तो ये पता नहीं था आज तक कि उपसर्ग के भेद भी हैं क्या। हाँ, 3 भेद हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के, या फिर फारसी के, बहुत सारे लोग बोलते हैं उर्दू के उपसर्ग, वो भी सही है। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं 22 हैं, याद कर लो। संस्कृत के उपसर्ग हैं 22। हिंदी के उपसर्ग हैं 13। कितने हैं? 13। स्वर भी कितने हैं? 13 हम लिखते हैं, याद कर लो। अरबी फारसी के हैं 19। 19 संस्कृत के 22, हिंदी के 13, अरबी फारसी के 19। अब हम ये बात करेंगे इनके बारे में, बहुत अच्छी बात हम आज आपको बताने जा रहे हैं, और वो बात ये है कि कभी भी किसी भी उपसर्ग में बड़ी ई या बड़ा ऊ नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, देखो, बड़ी ई मतलब बड़ी ई की मात्रा, और ऊ मतलब बड़े ऊ की मात्रा कभी भी नहीं आती है, कभी भी नहीं। जितने उपसर्ग है आप अगर उनको देखोगे तो किसी भी उपसर्ग में बड़े ऊ की मात्रा नहीं है और बड़ी ई की मात्रा नहीं है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप किसी शब्द में से उपसर्ग अलग करते हो और मान लो उसमें आपने बड़े ऊ की या बड़ी ई की मात्रा लगाई, तो फिर आप खुद पता कर लोगे कि हाँ मैंने गलत कर दिया, क्योंकि है ही नहीं। जैसे मान लीजिए अनुकूल, अब अनुकूल में से आपने अनु अलग किया, लेकिन उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगा दी अनु, तो वो गलत हो गया, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा कभी किसी उपसर्ग में आती ही नहीं है। ऐसे ही छोटी ई की आती है, बड़ी ई की मात्रा भी कभी नहीं आती। अब हम बात करेंगे, मैं सबसे पहले आपके दिमाग में से गलतफहमी निकाल दूं। आपके दिमाग में अगर ऐसा है हर शब्द में कोई ना कोई उपसर्ग है ही, गलत। हर शब्द में उपसर्ग नहीं है, किसी में संधि होती है, किसी में समास होता है, किसी में प्रत्यय होता है, किसी में उपसर्ग होता है। हर शब्द में उपसर्ग नहीं होता है। उदाहरण मैं आपको देता हूं, पहले यहाँ आ जाओ सीधे मेरे पास। ये मैंने 3 शब्द लिखे, कुलीन, कुपुत्र और दुकान। अब अगर आपसे कहा जाए कि बेटा इन तीनों शब्दों में से उपसर्ग अलग करो, तीनों शब्दों में से उपसर्ग अलग करो, पक्का आप क्या करोगे, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। साहब इसको हमने अलग कर दिया, इसको हमने अलग कर दिया और इसको हमने अलग कर दिया, निश्चिंत हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ साहब हमने तो बिल्कुल सही कर दिया। और आपको भी लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही किया है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं मैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ देखो कुपुत्र लिखा है, पुत्र तो मूल शब्द हो गया, पुत्र मतलब बेटा, और कु का मतलब होता है बुरा, तो बेटा तो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी, मतलब सुपुत्र और कुपुत्र हो सकता है, इसमें तो कु है। फिर इसको देखो आप, अगर कु को अलग कर दोगे तो शब्द बचेगा लीन, और लीन का मतलब होता है ध्यान में लग जाना, मगन हो जाना, किसी चीज में रम जाना। अब यहाँ पे कु का मतलब क्या हुआ, बुरा, तो बुरा लीन तो नहीं होता, इसका मतलब कुलीन में कु प्रत्यय है ही नहीं। कुलीन तो पूरा एक शब्द है, सार्थक शब्द, और कुलीन का मतलब होता है उच्च खानदान का, उच्च परिवार का। ध्यान से देखोगे तो इसमें तो इन प्रत्यय है, कुल में इन प्रत्यय है। या दुकान पे आ जाओ, अगर दो अलग कर दोगे आप तो यहाँ बच गया कान, और कान क्या है, ये कान। और आपको पता है दो का मतलब क्या होता है, दो का मतलब दो होता है, दो का मतलब दो भी होता है, तो दो कान भी हैं। लेकिन इस पूरे शब्द को आप देखो, इस पूरे शब्द का मतलब क्या है, दुकान, एक ऐसी जगह जहां पे हम फायदा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बैठते हैं। तो क्या ये दो कान से वो अर्थ निकल रहा है, नो, मतलब यहाँ पे इसमें दो उपसर्ग है ही नहीं।
मूल पूरा शब्द ही एक सार्थक शब्द है दुकान, मतलब इसमें कोई उपसर्ग है ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, हर शब्द में उपसर्ग नहीं होता है। आप ये मत सोचना कि हाँ पहले वाले को हटाओ दूसरे को लिख दो, नो। आप देखो क्या उसका अर्थ आसपास कहीं है उसके, तो ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसकी संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं। मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आप इनको याद कर लें तो उपसर्ग ये है, तो फिर निश्चित हो गया कि गलती को आप पकड़ लोगे। प्रश्न आएगा इस शब्द में से मूल शब्द अलग करो, उपसर्ग अलग करो। अब आपको अगर उपसर्ग याद है तो आप पता कर लोगे कि मेरा उपसर्ग ये है। अब कैसे पता करोगे, उदाहरण देता हूं मैं आपको। यहाँ पे हम बात करते हैं संस्कृत, ये एक शब्द क्या लिखा मैंने यहाँ पर, संस्कृत। अगर प्रश्न आ जाए कि संस्कृत शब्द से उपसर्ग अलग कीजिए, अब मान लो उसमें 3 उत्तर है, 1 2 3, सन सम संस, 3 दे दिए और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं, मान लो ऐसा उत्तर आ गया। अब देखो अगर आपको ये याद है, आपको ये शब्द उपसर्ग अगर याद हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, ये तो आपको पता है कि 3 लिखे हैं, सन शम संस। अब आप मिलाओ, क्या ऐसा कोई इसमें लिखा हुआ है, ऐसा कोई है, कहीं भी नहीं है। क्या ऐसा है, ये रहा है, क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। मतलब इन तीनों में से कौन सा मिला, ये मिला, इसका मतलब इसमें ये ही उत्तर सही है। अब आप अगर इनको याद कर दोगे तो पता चल जाएगा ना कि केवल यही मिल रहा है, यही होता है, तो होते ही नहीं है, ये उपसर्ग है ही नहीं। एक और देखते स्वागत, आपको पता है स्वागत में यह संधि है। अब देखो मान लो 3 दे दिए, स्व स्वा और सु। अब आप फिर देखो क्या तीनों में से कौन सा मिल रहा है, स्व है, कहीं भी नहीं है, स्वा है, कहीं भी नहीं है, सु है, देखो कहाँ है, ये रहा, इसका मतलब इसमें सुई है। ये 2 तो उपसर्ग होते ही नहीं है। तो आप ये पता कर पाओगे इनको याद करने से कि ये शब्द उपसर्ग है और ये नहीं है, ताकि आप अपनी गलती खुद पकड़ सके। एक और देखता हूं, इसे व्याकरण लिखा है, इसमें 3 दे दिए, वी वे और व्या। ढूंढो वी है क्या इसमें, ये रहा है, वे है नहीं है, व्या है नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, वी है। वी प्लस आकरण व्याकरण यह संधि हो जाएगी ना, सु प्लस आगत स्वागत यह संधि, सम प्लस कृत, ये म यहाँ आ जाएगा सीधा, तो ये सम हो गया। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी कैसे याद करें। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, जैसे ये जो 22 हैं, संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, मैं एक हल्का सा तरीका आपको बताता हूँ याद करने का, आपकी खुद की ट्रिक बनाइए आप। जैसे प्र प्रा परि प्रति, प्र प्रा परि प्रति, अति अभि अधि अपि, दूरदुस निर्निस, दूरदुस निर्निस, विषम आनी, विषम आनी, अनु अवसु उत अप, हो गए याद। कैसे, प्र प्रा परि प्रति, अति अपि अधि अपि, दूरदुस निर्निस, विषम आनी, अनु अवसु उत अप उप। इस प्रकार से इनको बार बार अगर बार बार बोलेंगे तो हम आराम से इसको याद भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताना चाह रहा हूँ कि हम इनको कैसे याद करें। देखो मैं एक शब्द लिखता हूँ, उस शब्द से आपको पता पड़ेगा किस प्रकार से हम याद करते हैं, और मैं उस शब्द को आपके सामने यहाँ लिखता हूँ। आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ छोटी सी कि आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा आ नी भू व प दी ती, मान लो मैंने ऐसे लिखा आनी भूव पद्धति। आप कल्पना करो कि यहाँ पे आ नहीं है, एक मिनट,
यहाँ पे आप कल्पना कर लो कि यहाँ पे आ नहीं आनी भूगोल। अब आप इसको कोशिश करो, अनुभव पढ़ो। आप मान लीजिए अनुभव लिखा है, ऐसा पढ़ो आनी भूगोल पद्धति। पद्धति मतलब पद्धति, जो मान लो कि तत्सम का तद्भव हो गया पद्धति। आप इसको क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? अनुभव पद्धति। अब ये बताओ क्यों कर रहे हैं? अरे भाई मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूं ना। कैसे? आ कहाँ गया? आ देखो कहीं लिखा है क्या इसमें? ये रहा नी कहीं है क्या? ये रही नी। अब देखो भ है यहां पर। अब अभी, इससे क्या बनाओगे आप? अभी है क्या इसमें? कहाँ है अभी? ये रहा। फिर अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि हम पढ़ेंगे इसको तो अ और ब हो गया। कहाँ है? अ हो गया। अ और प को मिलाओ तो ये अप हो गया। उ और प को मिलाओ तो उप हो गया। अब देखो अ को और धी को मिलाओ तो क्या हो गया? अधि। अ को और ती को मिलाओ तो अति। बात में आ रही कुछ। इस प्रकार से हम इनसे एक ऐसा एक या दो वाक्य बनाओ जिनसे हम टुकड़ा लगा के याद कर सके। आनी भूगोल पद्धति। अब इन 1 2 3 4 5 6 7 अक्षरों में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को पढ़ लिया। एक बार अगर ये याद हो जाएंगे आपको तो फिर जीवन में कभी आप उपसर्ग में गलती नहीं करोगे। अब हम बात करते हैं संस्कृत के। तो हो गए 22। कौन से? प्र प्रा परि प्रति अति अभि अधि अपि दूर दुस निर्निस विषम आनी अनु अवसु उत अप उप। हिंदी के 13 कौन से हैं? अ अन करु दुनी ओभर सु अद उन पर बिन। अरबी पासे कौन से हैं? अल कम खुश गेर दरना फिलफी बबा बदबर बेबिल बिलाला सरहम हर। ये हो गए उर्दू के। अब एक चीज का ध्यान रखें, किन किन उपसर्ग को परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है, मैं उनकी बात आपके सामने करूंगा। हम जहां गलती करते हैं उसी गलती को हम पकड़ेंगे और उसी गलती को ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, एक तो ये अति को सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैं यहाँ लिखा हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए अतिक्रमण। अगर ऐसा दे दिया तो आप कर पाओगे, अतिक्रमण कर लोगे। लेकिन अगर शब्द आ जाए अत्याचार, फिर यहाँ पे आके बच्चा थोड़ी दिक्कत में आ जाता है। यार इसमें अत्या है, अत्य है, क्या है? इसमें अति है, क्योंकि यहाँ देखो संधि भी तो है। कौन सी? यण संधि। अति आचार। अति आचार में यण संधि का नियम बताया था कि ये और वह के बाद आधा अक्षर आ जाए तो वो यण संधि है। तो अत्याचार, अत्यंत, मैं लिख देता हूं, ध्यान रखना। अत्याचार, अत्यंत और अत्यल्प। क्या? अत्यल्प। इन सब में क्या है? इन सब में अति उपसर्ग है, ध्यान रखना, अत्य मत करना। ऐसे ही दूसरा आ गया अभी। जैसे अभ्यास, शब्द पूछ ले आपसे, बताओ भाई अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है? आप कहोगे अभ्य, गलत, अभी है। वही नियम यहाँ काम कर रहा है। अभी आस, ई के बाद में आएगा तो या बन जाएगा यण संधि। अभ्यास। तो ये जो अब ये दोनों मैंने क्यों लिखा है, आप जब अब किताब में देखोगे इन दोनों को आप ध्यान से पढ़ना। ऐसे ही अधि, अध्ययन, अधि अयन। अध्ययन में क्या हो जाएगा? अधि अयन। ये आधा मत लिखना, ये तीनों को मेरे कहने से आप एक बार किताब में पढ़ना। इनसे जितने शब्द बने हैं उनको आपको देखना है। अब आ जाओ हिंदी के उपसर्ग। इनमें आसान से है, आराम से पहचान लेते हैं, अरबी पाठ के पहचान लेते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? जो शब्द दिया है उसमें से आपने मूल शब्द अलग किया, उपसर्ग अलग किया। एक बार ये पहचान कर लो कि जो मैंने अलग किया है क्या ये उपसर्ग है
है तो इनमें पता पड़ जाएगा आपको। और जो मूल शब्द है क्या वो सार्थक है, मूल शब्द क्या वो सार्थक शब्द है, इन दोनों बातों का पता करना है। एक बात और बताई थी मैंने, बड़ी ई और बड़ा ऊ। देखो आप कहीं भी अगर आ रहा हो तो कहीं भी बड़ी ई नहीं आ रही, बड़ा ऊ नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा और आएगा भी नहीं। इस प्रकार से आप एक हद तक उपसर्ग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक भी करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जैसे हम आपको शाबाशी देते हैं, पीठ थपथपाते हैं, आपको अच्छा लगता है। और उसी प्रकार से अगर आप लोग भी इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल 2 सेकंड में इन 22 शब्दों को याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रप्रा, प्रपति, अति अभि, अधि अभि, दुर्दुस, निर्निस, विषम, आने, अनु, अवसोत, अप। इसी प्रकार से इनसे एक वाक्य बनाओ, इसी प्रकार से इनसे एक वाक्य बनाओ। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर ब, बा, बद, बर। अब इस सब में तो ब आ रहा है ना, केवल आप इसको क्या कर दो, बादर। अब ये बादर में चारों आपने याद कर लिए, ब मिल गया, ये हो गया, बा मिल गया, ये हो गया, ये बद है, ये बद हो गया, ये बद हो गया। ऐसे बे बिल बिलाला। अब इसमें केवल आप क्या कर दो, इसमें बे बिला कर दो, बस बे बिला। आपने क्या याद किया, बे बिला। ये बे याद हो गया, ये बिल याद हो गया, बिला याद हो गया, ला याद हो गया। तो आप अपनी ओर से भी कुछ ट्रिक्स बनाएं और इनको याद करें। अच्छा लगे तो लाइक करें। अगले टॉपिक में आपके लिए मैं लेके आऊंगा प्रत्येक। धन्यवाद।